डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जंग के 28वें दिन ट्रंप बोले ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर 10 दिन हमला नहीं करेंगे। कहा ईरान ने हमें 10 तेल टैंकर गिफ्ट किए। अतिरिक्त 10,000 सैनिकों की तैनाती कर सकता है अमेरिका। युद्ध संकट के बीच भारत को बड़ी राहत। 42,000 टन गैस लेकर भारत पहुंचा जग वसंत जहाज। हॉर्मुज के रास्ते आया गुजरात। मिडिल ईस्ट तनाव पर सरकार ने बनाई अंतर मंत्रालय समिति। रक्षा मंत्री राजनाथ करेंगे समिति की अध्यक्षता। हालात पर भारत की रहेगी पैनी नजर। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। गुंडागर्दी पर जीरो टॉलरेंस का दिया संदेश। भूमाफियाओं पर सख्ती का निर्देश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पश्चिम एशिया जंग को लेकर, जहां पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध अब और अधिक खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम के अनुसार संघर्ष चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और दोनों पक्षों लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वहीं हॉर्मुज जल जमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही से प्रभावित होने से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका पश्चिम एशिया में अतिरिक्त 10,000 सैनिकों की तैनाती करने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस तैनाती में 82 एयरबोर्न डिवीजन के अलावा पैदल सेना और बख्तरबंद वाहनों को शामिल किया जा सकता है। एयरबोर्न डिवीजन की तैनाती को ईरान के खर्ग द्वीप पर हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि यह साफ नहीं है कि अन्य सैनिकों की कहां तैनाती की जाएगी। यह रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई जब अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की डेडलाइन 6 अप्रैल तक टाल दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि ईरान ने उनके ऊर्जा ठिकानों पर हमले न करने के लिए 7 दिन का समय मांगा था, लेकिन हमने 10 दिनों का समय दिया है, जिसकी डेडलाइन 6 अप्रैल को है। ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के मुद्दे पर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक बंद दरवाजों के पीछे होगी। रूस ने इस बैठक की मांग की है और आरोप लगाया गया है कि अमेरिका और इजरायल ईरान के नागरिक ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अमेरिका कर रहा है। Because NATO has done absolutely nothing. And I've always said, 25 years ago, I mean, I was somebody that wasn't a politician, but I was always involved in politics and I understood politics. I said 25 years ago that NATO's a paper tiger, but more importantly, that we'll come to their rescue, but they will never come to ours. And I want you to remember that we said this. They didn't come to our rescue. Now they all want to help. When they're annihilated, the other side is annihilated, they said, we'd love to send ships. They actually made a statement, a couple of them, that we want to get involved when the war is over. No, it's supposed to get involved when the war is beginning, or even before it begins. We had the UK say that we'll send, this is 3 weeks ago, we'll send our aircraft carriers, which aren't the best aircraft carriers, by the way. They're toys compared to what we have. ईरान इजरायल के बीच जंग जारी है। इसी बीच सरकार ने पश्चिम एशिया विवाद से पैदा होने वाले मामलों पर नजर रखने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ दूसरे मंत्री भी सदस्य हैं। मिडिल ईस्ट तनाव पर नजर रखने के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसके अलावा भी आज सरकार ने गैर घरेलू एलपीजी के आवंटन में बढ़त की है। सरकार ने मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष की वजह से होने वाले मुद्दों पर नजर रखने के लिए रक्षा मंत्री अंतर मंत्रालय समूह का गठन किया है। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई सुचारू रूप से बनी रहे, इसको लेकर सरकार की तरफ से लगातार नजर रखी जा रही है। इसी लिहाज से कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। पेट्रोल पर यह 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 0 कर दी गई है। डीजल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स 21.5 रुपए प्रति लीटर किया गया है तय।
पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और ऊर्जा संकट के बीच भारत को बड़ी राहत मिली है। जग वसंत जहाज 42,000 टन एलपीजी लेकर हॉर्मुज के रास्ते गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंचा है। 42,000 टन एलपीजी लेकर जग वसंत बेसल कांडला पहुंचा। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और ऊर्जा संकट के बीच एलपीजी की सप्लाई को लेकर बड़ा अपडेट आया है। जगत वसंत जहाज 42,000 टन एलपीजी लेकर गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंच गया है। खास बात यह है कि यह बेसल युद्धग्रस्त हॉर्मुज के रास्ते गुजरात पहुंचा है। एलपीजी की किल्लत के बीच 42,000 टन से ज्यादा गैस की खेप देशवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। कांडला पोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि इस गैस को मिड सी ट्रांसफर के जरिए आज उतारा जाएगा। गुजरात स्थित कांडला पोर्ट भारत के सबसे बड़े एनर्जी इंपोर्ट बंदरगाहों में से एक है और यहीं से एलपीजी देश के अलग अलग हिस्सों में भेजी जाती है। इस बड़ी खेप के भारत पहुंचने से एलपीजी की उपलब्धता और मजबूत होने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके कारण उपजे ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सरकार ने शुक्रवार को प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया। सरकार ने इस कदम के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले 13 रुपए थी वो अब घटकर 3 रुपए तय कर दी गई है और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले 10 रुपए थी वो अब शून्य कर दी गई है। सरकार ने पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 13 रुपए से 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए से शून्य कर दिया है। इस कटौती से ईंधन की कीमतें कम होने की उम्मीद है। पेट्रोल और डीजल पर सरकार ने स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। राइटर्स के अनुसार अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपए प्रति लीटर की जगह घटकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दी गई है। देश में सरकार के इस कदम से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार ने विमानन टरबाइन ईंधन के लिए एक नया लेवी ढांचा भी पेश किया है। इस बदलावों के तहत एटीएफ पर अब 50 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है, जिसकी आंशिक रूप से छूट के माध्यम से भरपाई की जाती है, जिससे विशिष्ट प्रावधानों के तहत प्रभावी शुल्क लगभग 29.5 रुपए प्रति लीटर हो जाता है। यह कदम अमेरिका और इजरायल के बीच ईरान को शामिल करने वाले चल रहे संघर्ष और तेहरान के हॉर्मुज जल डमरू मध्य की नाकाबंदी के कारण उत्पन्न गहरे वैश्विक ऊर्जा संकट की पृष्ठभूमि में आया है। यह एक महत्वपूर्ण मार्ग है जिससे दुनिया की लगभग 5वीं हिस्से की कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति होती है, जिसका अनुमान 20 से 25 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। संघर्ष से पहले भारत अपने कच्चे तेल के आयात का लगभग 12 से 15% हिस्सा इसी महत्वपूर्ण गलियारे के माध्यम से प्राप्त करता था। इस भारी कटौती से तेल विपणन कंपनियों पर लागत के दबाव में कमी आने की उम्मीद है और भू राजनीतिक तनावों के कारण अस्थिर बनी हुई वैश्विक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। नेपाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है, जहां 35 साल के बालेन शाह देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें संविधान के तहत नियुक्त किया। रैपर से नेता बने बालेन की पार्टी आरएसपी को 275 में से 182 सीटें मिली, जिससे उन्हें साफ तौर पर बहुमत मिला। नेपाल में जेनजी आंदोलन के बाद सत्ता पलट हुआ। अब रैपर और सिंगर बालेन शाह नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने आम चुनाव में बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। नेपाल की राजनीतिक में आज एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला है। रैपर इंजीनियर बने बालेन शाह ने शुक्रवार को नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। वे 35 साल की उम्र में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही वे मधेश क्षेत्र से इस पद पर पहुंचने वाले पहले नेता भी हैं। 5 मार्च 2026 को हुए आम चुनाव में आरएसपी ने भारी बहुमत हासिल किया। पार्टी ने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 182 सीटें जीती। बालेन ने खुद 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके केपी शर्मा ओली को उनके गढ़ झापा 5 सीट से भारी अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री बालेन्द्र शाह को बधाई भी दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह नियुक्ति नेपाल की जनता द्वारा श्री शाह के नेतृत्व में जताए गए भरोसे को दर्शाती है। नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै
सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वरको देश र जनताको नाममा ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानूनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली के दौरे पर रहे। हाल ही में राज्य में हुए कैबिनेट विस्तार और नए मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के बाद उनका यह दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। उन्हें एक्स पर कहा कि भारत को नई दिशा, नई ऊर्जा और नया आत्मविश्वास देने वाले सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिए हुए गरीब, किसान, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सदैव समर्पित वैश्विक मंच पर मां भारती का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में भेजकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने उन्हें रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्हें उपहार स्वरूप मां सुरकुंडा देवी की प्रतिकृति, बद्री गाय का घी एवं प्रदेश के पहाड़ी अंचलों में होने वाले 5 प्रकार के राजमा और शहद भी भेंट की। हाल ही में राज्य में हुए कैबिनेट विस्तार और नए मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के बाद सभी मंत्रियों विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। बड़ी है, इस जिम्मेदारी में कितना मैं खरा उतर सकता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे शक्ति दे और मैं विभाग के काम को आगे बढ़ा सकूं। और मैं मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि ये अहम जिम्मेदारी यानी कि समाज कल्याण विभाग, आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, ये मुझे मिली है और उन्होंने मुझे दी है। मैं उसका दिल की गहराई से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि आने वाले समय में 27 में चुनाव है, हमको चुनाव में भी जाना है। देखिए जिम्मेदारियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा एक बड़ा टीम वर्क है। प्रजातंत्र में हम मंत्रिमंडल को कहते हैं कि टुगेदर वी स्विम एंड टुगेदर वी सिंक। हम एक सामूहिक जिम्मेदारी के तहत काम करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत अनुभवी, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को लीजिए, चाहे सतपाल महाराज जी को ले लीजिए, सुबोध उनियाल जी को ले लीजिए, अभी जो नए हमारे साथ शामिल हैं उनमें मदन कौशिक जी हैं, बहुत अनुभवी हैं, खजान दास जी हैं, वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। तो हम सब मिलजुल करके जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि राज्य में दबंगई और अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है। सीएम ने निर्देश दिया कि अगर कोई अपराधी आरोपी जमानत पर छूटने के बाद शिकायतकर्ता को डराता है या धमकाता है तो उसकी जमानत तत्काल निरस्त कराई जाए। जमीन कब्जाने वाले भूमाफियाओं और कामजोरों को सताने वाले दबंगों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्यवाही के आदेश दिए गए। इलाज के लिए आर्थिक सहायता, गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु मदद मांगने आए लोगों को आश्वासन दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। अस्पताल से अल्टीमेट मिलते ही सरकार सहायता राशि जारी करेगी। अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे बिना किसी भेदभाव के जन समस्याओं का त्वरित और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करें। अयोध्या में रामनवमी पर शुक्रवार दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक हुआ। 9 मिनट तक भगवान के ललाट पर नीली किरणें पड़ी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का यह दूसरा कार्य सूर्य तिलक है। पीएम मोदी ने टीवी पर इसे लाइव देखा। सूर्य तिलक के साथ ही रामलला का जन्म हो गया। इस दौरान 14 पुजारी गर्भगृह में मौजूद रहे। उन्होंने विशेष पूजा और आरती की। सूर्य तिलक के कुछ देर बाद ही मंदिर के लिए पट बंद कर दिए गए। रामलला को 56 तरह के व्यंजन का भोग लगाया गया। सूर्य तिलक के लिए अष्टधातु के 20 पाइप से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया। 4 लेंस और 4 मिरर के जरिए गर्भगृह तक रामलला के मस्तक पर किरणें पहुंचाई गई।
जयपुर दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नक्सलवाद से लेकर मिडिल ईस्ट के हालात तक उन्होंने कई बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। 2 दिवसीय जयपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस के उस सवाल पर पलटवार किया जिसमें केंद्र से राशि मांगे जाने की बात कही थी। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस को पिछले 5 साल मौका मिला, लेकिन उन्होंने नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ में फलने फूलने दिया। आज वे किस मुंह से सवाल कर रहे हैं? हमारी सरकार ने सिर्फ 2 साल में ही नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम किया है और हम इसे समाप्त करने के कगार पर हैं। सीएम साय ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और केंद्र सरकार की तैयारियों पर भरोसा जताया। सीएम साय ने कहा, भारत सरकार अपने देश की जनता का पूरा ध्यान रख रही है। पेट्रोलियम, डीजल और एलपीजी गैस को लेकर कहीं दिक्कत है, लेकिन सरकार सभी के हितों की रक्षा करना जानती है। देखिए, ज़्यादा अफवाह फैलाई जा रही है। इस तरह से सबको मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विदेश नीति अच्छी है और जो भी पेट्रोलियम पदार्थ है, गैस है, चाहे डीजल पेट्रोल है, उसके आयात में कोई कमी नहीं हो रही है और थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा किल्लत यहाँ नहीं रहेगी। पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में बढ़ा है, इसलिए लगातार तीसरी बार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और देश के अधिकांश प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एनडीए की सरकार है और इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम। कानपुर में हाल ही में सामने आए करीब 1600 करोड़ रुपए के हवाला कारोबार मामले में बड़ा खुलासा हुआ। लूट की घटना के बाद उजागर हुए इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड महफूज अब भी फरार है। जांच के दौरान पुलिस ने जिन बैंकों से लेन देन जुड़े होने की आशंका जताई, उनमें संदिग्ध भूमिका सामने आने पर लाल बंगला स्थित HDFC बैंक शाखा के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर गई। सूत्रों के अनुसार महफूज का संबंध बड़े हवाला कारोबारियों से बताया जा रहा है, जो उसके बताए खातों में पैसे ट्रांसफर करते थे। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है। इस कार्रवाई के बाद बैंक प्रशासन के जवाब और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजर बनी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।